नमस्ते दोस्तों। तो हम आज शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की वीके ग्लोबल पब्लिकेशन की बिजनेस स्टडीज बुक के साथ अपना अगला सब्जेक्ट बिजनेस। इस बुक को लिखा है श्रीमती पूनम गांधी ने। ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमकॉम किया हुआ है। बुक का एडिशन 2020-21 है और बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न पे है, एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड है। इस बुक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड पार्ट बी ट्रेड एंड कॉमर्स। पार्ट ए में पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को हम खत्म यूज करेंगे, क्या कहते हैं कि दो वीडियोस में कवर करेंगे। पहला वीडियो होगा हमारा सेक्शन 1 हिस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स का, और दूसरा होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस का। ये आपका चैप्टर 1 और ये आपका सेक्शन 1। ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा कि अपने स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स में देखा था कि पहला चैप्टर बहुत बड़ा था, दूसरा भी अच्छा खासा बड़ा था, फिर तीसरे चैप्टर से आपके वीडियोस बहुत शॉर्ट में आते गए। आगे न्यूमेरिकल के वीडियोस जो बनेंगे वो बड़े बनेंगे। वैसे ही बिजनेस में भी आपके शुरुआत के एक या दो चैप्टर काफी बड़े होंगे। पहले सेक्शन पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया की बात करेंगे हम। हालांकि रेफरेंस वर्ल्ड पे भी रहेगा, लेकिन मेजरली पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में हिमालय है उसके नॉर्थ में, और साउथ में क्या है, वाटर। पेनिनसुलर प्लेटो है ना हमारा, तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है नीचे। जो लैंड के थ्रू कनेक्शन है हमारा बाकी देशों से, फॉरेन कंट्रीज से, उसको हम बोलते हैं सिल्क रूट। और जो हमारे मैरीटाइम रूट्स हैं, यानी वाटर के थ्रू हैं रूट्स, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट सी के द्वारा, वो स्पाइसेस के ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, इसीलिए उसे कहा जाता है स्पाइस रूट। अच्छा, इसको थोड़ा सा रफली हम इसमें भी देखेंगे। ये है हमारा स्पाइस रूट। ये आप देख रहे होंगे ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे, यहाँ पे दो और यहाँ पे एक और दो पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड होता था अफ्रीका में, और रेड सी के थ्रू हमारा होता था यूरोप में, पर्शियन कंट्रीज में, चाइना में, है ना, कोरिया में, एक्सेट्रा। इन सब जगह हम ट्रेड करते थे इन कोस्ट के थ्रू। इसको बोलते थे स्पाइस रूट, क्योंकि अक्सर हम इन सबसे किस चीज का ट्रेड करते थे, स्पाइसेस का ट्रेड करते थे। वहीं हम बात करें सिल्क रूट की, तो सिल्क रूट आप देख रहे हैं बाय रोड जा रहा है, सारनाथ, मथुरा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के होते हुए ईरान, इराक, टर्की, इटली, सब जगह गया हुआ है ये। और इधर चाइना, मंगोलिया के मिड बेल्ट में भी गया हुआ है। उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा, यूएसएसआर के कुछ एरियाज आ जाते हैं इसमें उस टाइम के। ये जगहों को हम कवर करते थे, इनके थ्रू ट्रेड करते थे सिल्क का, या कहा जा सकता है कपड़ों का, उसमें कॉटन भी आ जाता था, वो सब, इसीलिए उसका नाम सिल्क रूट रखा गया था। वापस आते हैं, सिल्क रूट हो गया, स्पाइस रूट हो गया। अब क्योंकि हम ये इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे, तो ये वो ट्रेड है जो वेल डेवलप्ड था। अभी भी इसका सब डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अच्छे से प्रूफ्स हैं, क्योंकि ये मुगल और ब्रिटिश एरा में चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया उससे पहले ट्रेड नहीं कर रहा था। एंशियंट इंडिया ने भी ट्रेड डेवलप कर लिया था, बहुत सारे ट्रेड सेंटर भी थे हमारे पास। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें कुछ मिलता है या हम डक करते हैं, तो उससे कई सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं कि क्या होता था उस समय में हमारे यहाँ। तो ये पाया गया है अक्सर कई सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स के एक्सकवेशन के थ्रू कि सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन, इनमें हम बहुत अच्छे से ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से। और ये मेसोपोटामियन डेवलपमेंट कहाँ है, इजिप्शियन है। और इंडियन क्या थी, हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो। इसमें इंडिया, पाकिस्तान और भी कुछ जगहें कवर होती हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहा जाता है। और वहाँ की साइट्स और मेसोपोटामिया के बीच में
सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कलर जेम स्टोन या गोल्ड लिखा हुआ है, इन सब का ट्रेड होता था। तो ये बात हो रही है मुगल एरा से भी काफी पहले की, बहुत पहले की। अच्छा, जब ट्रेड डेवलप होता है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज और सर्विसेज भी डेवलप होने लगती हैं, क्योंकि वहां पे एक वैल्यू जनरेशन या मनी जनरेशन हो रहा है। भले उस समय गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन या कई उससे पहले तो कई बार बायोलेटरल ट्रेड भी होता था, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि गुड्स के बदले गुड्स, ना कि कोई मनी। उस समय जब मनी इजाद ही नहीं हुआ था, जब गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन भी नहीं होते थे, हम उसे आज के समय में बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस समय फिर सर्विसेज भी डेवलप होने लग गई। जैसे जैसे मनी बीच में आया या कॉइन्स बीच में आए, वैसे वैसे अलग से सर्विसेज जो ट्रेड से रिलेटेड है वो स्टार्ट हुई। जैसे कि इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, मेटल कॉइन बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हुंडी और चिट्ठी, ये ब्रिटिश एरा के समय की बातें हो रही हैं या उससे थोड़ा पहले की। हुंडी और चिट्ठी जो है क्रेडिट के लिए, क्रेडिट लेने और देने के काम में आने वाले डॉक्यूमेंट्स बनने लग गए। एक कॉन्ट्रैक्ट होता था हुंडी, बहुत पॉपुलर हुआ ये। इसमें क्या होता था कि पेमेंट मिलेगा मनी का, इसकी वारंटी होती थी। एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता था, मतलब कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। थ्रू वैलिड नेगोशिएशन ये ट्रांसफर भी हो सकता था। आज के जमाने में हम अब बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं 1935 की आरबीआई आया और हमने क्या स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर बैंकिंग स्टार्ट कर दी। इस बैंकिंग में ऐसा पाया जाने लगा कि चेक्स होते हैं जो नेगोशिएट हो सकते हैं, बट हम इससे 200-300 साल पहले या उससे भी थोड़ा ज्यादा हम हुंडीज यूज कर रहे थे और उसमें नेगोशिएशन था। नेगोशिएशन मीन्स कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा कि इस बेसिस पे, इनसे ये सामान लेने के बेसिस पे हम हुंडी इनको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब मुझे, अगर मैं व्यक्ति बी हूं और मुझे ए से कोई पैसा मिलना था, तो अब क्या होगा, वो सी को चला जाएगा जिसके साथ मैंने ये ट्रेड कंटिन्यू किया। उसने भी मुझसे सामान उधार लिया, मैंने भी उससे सामान उधार लिया और उसे वही हुंडी फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, तो ट्रांसफर हो सकता है ना नेगोशिएशन के थ्रू। जैसे आज के समय में चेक होता है, पीछे लिख देते हैं हम कि कैन बी पेड, मे बी पेड टू मिस्टर एक्स। अब वो चेक हमने ली थी मिस्टर वाई से, हमें मिस्टर जेड, लेकिन हमें एक्स से भी कुछ खरीदना पड़ गया, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो वो चेक हमने उनके आगे ट्रांसफर कर दी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है वो। अच्छा, हुंडी के कई सारे टाइप्स थे। टाइप्स में स्पेशली दो क्लासिफिकेशन थे उसके, दर्शनी और मुद्दती। जिनकी हिंदी थोड़ी भी अच्छी होगी ये वो समझ पाएंगे कि दर्शनी मतलब दर्शन, यानी कि सबसे पहले प्रेजेंट करते ही जिसको इनकैश कर दिया जाए वो दर्शनी। और मुद्दती, आपने वर्ड सुना होगा पुरानी मूवीज में भी, एक मुद्दत के बाद मिले एक्सेट्रा। तो वो मुद्दत मीन्स एक लंबा टाइम है, फिक्स टाइम। तो वो जिसपे कोई फिक्स टाइम कनेक्टेड हो वो सारी क्या होती है, मुद्दती। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब दर्शनी में भी धनी जोग होता है, फरमान जोग होता है। मुद्दती में भी धनी जोग होता है, फरमान जोग होता है। दर्शनी में सहजोग और देखन जोग भी पाए जाते हैं, मुद्दती में जोखमी भी पाई जाती है। धनी जोग क्या है? धनी जोग है किसी भी पर्सन को पेएबल, मतलब कि कोई कंडीशन नहीं है कि इसी को पेमेंट मिलेगा। जिसके पास भी वो धनी जोग हुंडी रहेगी, दर्शनी हुंडी, उसको पे किया जा सकता है। ठीक है। सहजोग, ये क्या है, नेम्ड है, पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली। ठीक, जिसका नाम लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मिस्टर रमेश, तो रमेश को ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। फिर आता है फरमान जोग, हुंडी मेड पेएबल टू ऑर्डर, मतलब ये ट्रांसफरेबल तो है धनी जोग की तरह, लेकिन सहजोग की तरह इसमें नाम लिखे जाते हैं। मतलब मान लीजिए ए ने बी को पेमेंट करने के लिए दिया, अब बी को आगे सी को पेमेंट करना था, तो वो उस हुंडी के पीछे या आगे कहीं गिवन स्पेस में लिखेगा कि मैं इसे सी को ट्रांसफर करता हूं, नीचे हस्ताक्षर। ये क्या हो जाएगा, फरमान जोग। किसी को भी पेबल है जिसके हाथ में हो, लेकिन उसको पिछले वाले ने फॉरवर्ड किया रिटर्न में। ठीक है। फिर आती दर्शनी देखन हर जोग। इसमें क्या होता है, फुल्ली पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर। हमसे बाहर जेब से गिर भी गई, कोई और पा गया, तो कैश की तरह है, वो जाएगा बैंक, जाएगा उस बंदे के पास जिसने फर्स्ट इशू की थी और उसको पैसे देने पड़ जाएंगे।
जबकि धनी योग में ऐसा नहीं है। धनी योग में हम ओरली उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर आता है मुद्दती धनी योग। इसमें क्या है, बिल्कुल धनी योग जैसा है, बस क्या है कभी भी आप पेमेंट लेने नहीं आ सकते। एक फिक्स टाइम पीरियड उस पर लिखा होगा, वो टाइम की पीरियड कंप्लीट होने पे ही आप पेमेंट लेने आ सकते हैं। फिर फरमान योग दोबारा से मुद्दती में बिल्कुल वैसा ही जैसा ऊपर था। फर्क ये है कि टाइम, मुद्दती में सब में यही है कि फर्क ये क्या है, एक टाइम फिक्स होने पे ही आप आ सकते हो कि ये 5 साल की थी, आज की डेट पे 5 साल पूरे हो गए, अब आप आ सकते हो पैसे लेने। फिर आता है मुद्दती में जोखमी। इसमें क्या होता है, गुड्स के अगेंस्ट डिस्पैच होती है। अगर गुड्स रास्ते में खो गए तो जो भी इसका रखा है कागज को, वो कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा, वो हुंडी नहीं रह जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, कमेंट्स में लिखते रहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। कॉमर्स नोट्स एकेडमी, ये जो आप वाटरमार्क देख रहे हैं, इस टेलीग्राम चैनल से मैंने पीडीएफ बोरो करी है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, ये सब आने लगा तो अपना एक बैंकिंग सिस्टम ही तैयार होने लग गया, जिसने बहुत ही स्पेशल रोल प्ले किया। क्या? पीपल बिगन टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल्स विद लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एक्टिंग एज बैंकर्स और सेट्स। वो क्या करने लग गए कि जो बड़े बैंकर्स या सेठ या उनकी तरह एक्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको उधार देने लग गए, प्रीशियस मेटल उनके यहाँ डिपॉजिट कराने लग गए। इससे क्या होता था, उनका सामान सेफ रहता था, वापस मिलने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और जिसके पास रहता था उसे भी महंगा होता हुआ दिखता था, तो उसका भी बेनिफिट था। These bankers did become an instruction for supplying money for producing more goods. ये जो बैंकर या सेठ होते थे, ये एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते थे कि यही पैसे देंगे भैया, और यही जो है ज्यादा सामान भी प्रोवाइड करा सकते हैं, चाहे प्रोड्यूस करके ही कराएं। फिर थर्ड पॉइंट आता है, इंडिजिनस बैंक प्लेड अ स्पेशल रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंशियल डोमेस्टिक ट्रेड। कई बैंक्स ने ऐसा किया कि छुपके पैसे देना स्टार्ट कर दिया, और उनसे बाद में जब जरूरत खत्म हो गई उनकी, तो वो लिया घर जाके बिना किसी को पता चले। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तभी शायद थोड़ा पल्ले पड़े, मेरे तो नहीं अभी बढ़ रहा, कि सरप्लस जनरेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहीं सेव करना हो पैसा, उसके लिए एग्रीकल्चर या एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाने लगा, उससे इसमें हेल्प मिलने लगी। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशंस, पीपल ऑफ इंडिया आर एबल टू रेज 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। अच्छा, हर जगह ऐसा नहीं होता है कि आप गर्मियों में अलग क्रॉप लगाओ, उसको काटो, फिर ठंडियों के लिए दूसरा क्रॉप लगा के काटो, और आपका पूरा एक प्रोसेस शेड्यूल्ड रहे। लेकिन इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन की फेवरेबल है, स्पेशली काफ़ी हद तक नॉर्थ और मिडल इंडिया में, कि वहाँ पे आप कई सारे क्रॉप्स एक साल में ही कंप्लीट कर लेते हो, टर्न बाय टर्न, अकॉर्डिंग टू द सीजन। In addition to agriculture, by resorting or weaving, dyeing fabrics, making clay pots, sculpting, cotton industry, masonry manufacture, transport, they were able to generate surplus for investment. Agriculture के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उस समय हमारी स्टार्ट हो गई थी, जो कि हमें दूसरों से आगे करती थी, हमारे ट्रेड कॉमर्स को मजबूत और बढ़ाती थी। क्या थी वो? जैसे कि आप एग्रीकल्चर तो कर रहे हो, बट आपको बीच में टाइम भी मिल रहा है, तो आप वीविंग कर रहे हो, सिल रहे हो, है ना, डाइंग फैब्रिक, जो कपड़े अपने सिले उसको कलर कर रहे हो, मेकिंग क्ले पॉट्स, स्कल्पटिंग, जो मिट्टी है उससे बर्तन बना रहे हो, उससे मूर्तियां बना रहे हो, कॉटेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, मेजनरी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, दे वर एबल टू जनरेट सरप्लस फॉर और इन्वेस्टमेंट। इस तरह से पैसा डबल ट्रिपल होने लग गया था लोगों का, कि उसके साथ ही सर्विसेज भी प्रोवाइड होने लग गई थी। कोई कपड़ा सिल रहा था, कोई कपड़े कलर कर रहा था, कोई क्ले के पॉट्स बना रहा था, कोई स्कल्पटिंग यानी मूर्तियां तैयार कर रहा था। फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज, मेजनरी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, एक जगह से जगह ट्रांसपोर्ट कराना लोगों को, इन सब तरीकों से इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक सरप्लस जनरेट हो रहा था। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ कारखाना वर्कशॉप। जैसे जैसे कुछ ऐसी स्किल्ड चीजें होने लगी, जैसे कि अभी हमने बात की थी मेजनरी मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रिक्स बनते हैं, इसमें मॉरन बनती है, इसमें सीमेंट बनता है, इसमें
सरिया बनता है, तो इस तरीके की चीज़ें बनाने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम आने लगी। जो कारखाना या वर्कशॉप तैयार होने लग गए थे वो यही सबके थे, चाहे वो वीविंग हो, डाइंग फैब्रिक हो, मेकिंग क्ले पॉट हो, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री या एक बिजनेस में 3 से 4 ही काम है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा उन 4 काम में 2-2 यानी 8 लोग लग जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ अब हमारे पास अच्छे खासे लोग हैं, हमें नहीं जरूरत है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों से बाकी का काम कराने लगो। तो ऐसे केसेस में जब एक जैसे वर्कर्स मिलने लग गए थे, भाई कई जगह काम हो रहा है, वही लोग अलग अपने अपने घर में काम कर रहे हैं, उससे बेटर है कि वो एक जगह मिलके जहाँ पे उस चीज़ को आसानी से फैसिलिटेट किया सके। अगर कोई सिंपल हैंड टूल्स मशीनरीज भी हैं बहुत ही बेसिक किस्म की, तो वो भी वहाँ लगा दी जा रही है, जिससे सबका फायदा हो रहा है, सब अच्छे लेवल पे काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए कारखाना और वर्कशॉप खुलने लग गए थे। इसके बेसिस पे फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप भी प्रैक्टिस होने लगी थी। लोग चाहते थे कि भाई हमारे घर में ये सब काम सबको आता है अच्छे से, तो हम आगे भी अपने उसमें मैरिज करवाएं अपने बच्चों की, और आगे उन्हीं लोगों में जो वो सेम वर्क करते हो। इससे क्या होगा, जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों बेसिस में जो आगे आने वाली जनरेशन है उसका स्किल भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, लेकिन सेम फील्ड में बढ़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन में इजीली ट्रांसफर भी हो सकेगा। राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, धीमे धीमे क्या हुआ, ये इसमें मनी और वैल्यू का रोटेशन इतना ज्यादा होने लगा कि लोगों को इसमें अपना स्कोप दिखने लगा कि हम भी कुछ काम कर सकते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो उस तरह का काम नहीं करना चाहते हैं एनी सेड रीजन की वजह से, तो उनको दिखने लगा कि हम कमीशन एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, ब्रोकर के रूप में काम कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होलसेल या रिटेल के लिए काम कर सकते हैं। मतलब कोई किसान है वो कुछ उगा रहा है, अब कोई होलसेलर हो सकता है जो उसे अलग अलग शहरों तक पहुंचाए, कोई रिटेलर हो सकता है जो उन होलसेलर से खरीदे और अपने लोकल एरिया में बेचे, कुछ कमीशन एजेंट हो सकते हैं, कुछ ब्रोकर हो सकते हैं, एक्सेट्रा। इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, जगत सेठ कौन होते थे, बैंकर होते थे। वही कई बार क्या होते थे, बड़े इंस्टीट्यूशंस के ट्रस्टीज या एग्जीक्यूटिव बन जाते थे, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। प्लस वो पैसा उधार देते थे किसी भी बिजनेस को करने के लिए, और उस पर अच्छा इंटरेस्ट रेट भी लेते थे। इसीलिए एक समय आया कि जमींदारी बहुत गलत दिखने लग गई और उससे अबॉलिश करना पड़ा, क्योंकि जो इनका मेन बिजनेस था या मेन काम था वो करने के बजाय ये किंग बनने की कोशिश कर रहे थे अपने एरिया के। द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजिशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एनहांस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटी जितनी हो सकती थी उससे ज्यादा अच्छी और क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज बढ़ के होने लग गई, क्योंकि धीमे धीमे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बढ़ने लगे, लोन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ने लगी, कि आप अगर एक श्योर शॉट किसी बिजनेस को चला सकते हो, जैसे आजकल स्टार्टअप्स होते हैं, आप पहले से डैम श्योर हो कि आपका अच्छा चलेगा, आइडिया बेहतर है, लोकेशन सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि केवल फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आप रुक जाते हो। तो ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन और लोन्स थे ये उनको फैसिलिटेट करने लगे कि आप बिजनेस करो, इकोनॉमी का फायदा होगा, और पैसे हम आपको उधार देते हैं, हमारा फायदा है, हम आपसे इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इंडिया ने उस समय बहुत अच्छा ट्रेड एंजॉय किया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट से ज़्यादा था। मतलब हम जो अपने यहाँ के लिए तेल और एक्सेट्रा इम्पोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह, उसके बदले जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो बढ़ गई थी। इंडिजिनस बैंकिंग, क्योंकि हम अच्छा और ज़्यादा बना रहे थे साथ की फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह से, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम benefited the manufacturers, traders, and merchants with additional capital funds or expansion growth. तो जैसे जैसे बैंकिंग डेवलप होने लगी, बड़े बड़े फंड्स, कैपिटल फंड्स और ग्रोथ मैन्युफैक्चर एक्सपेंशन के लिए अलग ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल होने लग गए। लेटर ऑन कमर्शियल इंडस्ट्रियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स। आपने मार्क किया होगा कि आपने कभी आरबीआई के बारे में पढ़ा हो, या आगे भी मनी बैंकिंग में पढ़ेंगे एसबीआई आरबीआई के बारे में, तो 1930s 1940s में स्टैब्लिश हो गए थे, यानी बैंकिंग काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, आज़ादी से भी 30-40 साल पुराना है। तो जैसे जैसे डेवलप होता गया, ये खुद भी जो है जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल बैंक थे वो शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन ट्रेडर्स को प्रोवाइड करने लग गए थे। ट्रांसपोर्ट, हाँ अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो उस समय क्या क्या ट्रांसपोर्ट थे, अभी मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के होते थे। एक था
हमारा बहुत फेमस सिल्क रूट जो कि लैंड बेस्ड था, और एक था हमारा बहुत फेमस स्पाइस रूट जो कि वाटरवे बेस्ड था। रूट्स और भी थे, लेकिन टाइप्स ट्रांसपोर्टेशन के दो थे। ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, कई सारे कम्युनिटी यानी कि सर जो कास्ट और सरनेम के बेसिस पे लोग कलेक्ट हो जाते हैं, या जेंडर के बेसिस पे, या फिर जो है पार्टी के बेसिस पे, या फिर अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग एक कम्युनिटी या ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे ग्रुप्स कई बार ट्रेडिंग ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी हो सकती हैं जो केवल एक ट्रेड के पर्पज से ऐसा करें। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन में पंजाबी और मुल्तानी जो है माना जाता है कि बहुत बड़े मर्चेंट हैंडल है बिजनेस। इन वेस्टर्न इंडिया महाजन वर मैनेजिंग ट्रेड। जो वेस्टर्न इंडिया था वहां पे महाजन जो है ट्रेड को संभाल रहे थे। साउथ में चेट्टियार्स, गुजरात राजस्थान में भट्ट, और महाजन कम्युनिटी जो है रिप्रेजेंट करती थी अपने चीफ को, जिसको बोलते हैं नगर सेठ, और उनके अर्बन सेंटर्स में उन्हें प्लेस किया जाता था। सॉरी, ये ग्रुप जो अर्बन एरिया में एक्टिव होते थे, इसमें हकीम और वैद भी होते थे जो कि फिजिशियन होते थे, वकील होता था जो लॉयर होता था, पंडित या मुल्ला होते थे टीचर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियन और कैलीग्राफर्स। मर्चेंट कॉर्पोरेशन, अच्छा हमने ऊपर पढ़ा था ट्रेडिंग कम्युनिटी, अब उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मर्चेंट कॉर्पोरेशन। क्या होता है, कई बार बिजनेसमैन का हित देखने के लिए या बिजनेस में लगे एम्प्लॉयज का हित देखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या वो बन जाते हैं संगठन। आपने सुना होगा ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन एक्सेट्रा। तो ऐसे जो यूनियंस होते हैं वो मदद करते हैं उनका हक दिलवाने में, किनको, स्टाफ को अक्सर। तो ऐसे कॉरपोरेशंस को क्या बोलते हैं, मर्चेंट कॉरपोरेशन। इनके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। ये ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं। ये खुद ही अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म कर लेते हैं, मेंबरशिप कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको केवल किंग्स जो है कायदे से उम्मीद की जाती है कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट या रिस्पेक्ट बोलते हैं। ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अगर कोई गुड बाहर देश से आ रहा है तो ट्रेडर्स को ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी होती थी। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्सेस वर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उस समय ट्रेड और इंडस्ट्री काफी बड़ा सोर्स बन गया था रेवेन्यू का, यानी कि इनकम का। कस्टम ड्यूटीज वेराइड अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज। टैरिफ्स वेराइड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। अलग अलग प्रोविंस में, आपको पता होगा ब्रिटिश प्रोविंसेस बोला जाता है। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का पिछला नाम था। ये सब ब्रिटिशर्स के समय में, जो हम लोग अभी अपने वो रखते हैं, क्या कहते हैं कि स्टेट्स रखते हैं, यूनियन टेरिटरीज रखते हैं, उसकी जगह उन्होंने प्रोविंस रखे थे। वो प्रोविंस में अलग अलग टैक्सेस लगते थे। फिर आता है द फेरी टैक्स। ये भी एक इनकम जनरेशन था। एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स, गुड्स, कैटल या कार्ड्स को पहुंचाने के लिए फेरी टैक्स लगता था। स्पेशली आपने सुना होगा फेरी का नाम वाटर से कनेक्ट होके, तो अक्सर ये चीज नदियों और समुद्र के थ्रू की जाती थी, तो स्पेशली बोला जाता था। लोकल बॉडीज यूज टू रिसीव टैक्स। जो लोकल बॉडी थी वो टैक्स रिसीव करती थी, उनको मिलता था। The guild head of Mahajans used to deal directly with kings or tax collectors and Seth, and the market toll on behalf of all the merchant. उसका मार्केट में कब्जा रहता था। जो गिल्ड होता था महाजन का हेड, वो डायरेक्टली किंग्स और टैक्स कलेक्टर से कनेक्टेड रहता था, और मार्केट पर उसकी पूरी पकड़ होती थी मर्चेंट की तरफ से फेवर करने के लिए। The guild merchants also acted as custodian of religions and undertook the task of building temples and made donations. हाँ, जैसे कुछ लोगों का आप अभी भी सुनते होंगे कि वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे गिल्ड मर्चेंट की बात होती है कि वो रिलीजियस इंटरेस्ट के कस्टोडियन होते हैं, मतलब उसकी रक्षा करते हैं, ये रिलीजियस हित बना रहे। वो कई सारे टास्क ऐसे देते हैं, जैसे कि हम मंदिर बनवाएंगे, डोनेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है। ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटीज बिग मर्चेंट्स गेन पावर इन सिटी। क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज थी ज्यादातर सभी, तो इसीलिए बड़े मर्चेंट्स होते थे उनके पास पावर आ जाती थी।
फिर आते हैं मेजर ट्रेड सेंटर। क्या थे एंशियंट इंडिया के ट्रेड सेंटर जहाँ से ट्रेड होता था? थोड़े बहुत आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। जैसे हम मथुरा, सारनाथ, उसके बाद स्पाइस रूट पे आपका यहाँ नहीं दिख रहा है। वैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गुजरात के हिस्से में तो सूरत, गोवा, यहाँ नीचे कर्नाटका, यहाँ कलकत्ता, यहाँ पुडुचेरी, ये सब जगहें आपके मेन सेंटर्स हो सकते थे। अच्छा, देखते हैं कि एंशियंट इंडिया में क्या था, क्योंकि ये तो हमने ब्रिटिश समय की बात कर ली। तो पहला है पाटलिपुत्र, जो अब पटना कहा जाता है। ये कमर्शियल टाउन तो था ही, प्लस स्टोन्स के एक्सपोर्ट के लिए मेन सेंटर था। फिर पेशावर, जो तब इंडिया में था, अब पाकिस्तान में है। ये वूल को एक्सपोर्ट और हॉर्सेस को इंपोर्ट करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट सेंटर था, इंडिया, चाइना, रोम के बीच, ट्रायलेटरल। फिर आता है तक्षशिला। ये मेजर लैंड रूट था इंडिया सेंट्रल एशिया के लिए। ये फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक की भी सिटी कही जाती है। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग भी यही है। जो फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो भी यहीं बनी और छा गई थी बिल्कुल। इंद्रप्रस्थ, जो आज के समय में दिल्ली को कहते हैं, ये कमर्शियल जंक्शन था रॉयल रोड पे, जहाँ पे लीडिंग रूट्स जो ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ को मिलाते थे, वो पॉइंट था, कॉमन पॉइंट था इंद्रप्रस्थ। फिर आता है मथुरा। ये ट्रेड का एम्पोरियम था। इसमें साउथ इंडिया के भारत से ये जुड़े हुए थे और काम कर रहे थे। बनारस, इट ग्रीव एज अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वहां पे कपड़ों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। बिकेम फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ। सिल्क के मतलब रेशमी कपड़े बनाने के लिए गोल्डन रंग के, या या कहा जाए गोल्ड, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनाने के लिए जाना जाने लगा। इसमें सैंडलवुड वर्कमैनशिप भी थी, मतलब जो चंदन होता है ना, उसको कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड भी वर्कमैनशिप। इनके तक्षशिला और भरूच से कनेक्शंस थे। अच्छा, ये बहुत ही फालतू पॉइंट है, क्योंकि आप जब ट्रेड करते हो तो आप सामने व्यक्ति से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते ही। मिथिला, मिथिला established trading colonies in South China, especially in यमन। यमन के समय में, है ना, साउथ चाइना को ट्रेडिंग कॉलोनीज थी मिथिला की, जो कि सिर्फ ट्रेड के लिए थी। उज्जैन, अगाते कार्नेलियन, मुस्लिन, मैलो क्लोथ वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन। अच्छा, ये चार तरीके के कपड़े जो है उज्जैन से एक्सपोर्ट होते थे अलग अलग जगहों पे, क्योंकि ये वहीं बनते थे। आज भी आप देखते हैं इंडिया इतना इनक्रेडिबल और डाइवर्स है कि एक जगह, छोटे से जगह पे कुछ ऐसा बन रहा होगा जो सीजनल होगा उस जगह के लिए, लेकिन फिर भी इतना क्वांटिटी में बनेगा कि पूरी दुनिया, देश भर में एक्सपोर्ट हो सकता होगा आसानी से, कई बार दुनिया में भी। सूरत, सूरत अभी हमने आपको दिखाया गुजरात साइड पे मैप में। ये इजिप्ट और ईरान के फार ऑफ मार्केट होते थे, ठीक है। इजिप्ट, ईरान को जो भी चाहिए, अगर वो बाय रोड ही आना चाहते हैं, बाय वाटरवेज नहीं आना चाहते, तो वो सूरत तक आते थे केवल, या वो ईरान और इजिप्ट से ही ले सकते होते थे और वहां हम उनको पहुंचा देते थे। कांची, यहाँ पे चाइनीज आते थे फॉरेन शिप्स के थ्रू, पर्ल्स, ग्लास, रॉ स्टोन, ये सब खरीदने, और बदले में वो गोल्ड और सिल्क दे के जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए कांचीपुरम जो है इसका एक सेंटर बना। मदुरा, ये पांडव की कैपिटल थी। ये जो है बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को, स्पेशली रोमन्स को, ओवरसी ट्रेड के लिए। उसी को देख के रोमन्स भी आए थे हम पे कब्जा करने, ब्रिटिशर्स से पहले। कावेरी पट्टनम, ये क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है, सॉरी साइंटिफिक स्टडी सिटी है, जो कंस्ट्रक्ट की गई है लोडिंग अनलोडिंग स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी और मर्चेंटाइज के लिए। इट वॉज सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सेंट, सिल्क, वूल, कॉटन, कोरल, पर्ल, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन। तो कावेरी पट्टनम जो है, ये इन सारी चीजें जो आपकी दी गई हैं यहाँ से यहाँ तक, इन सबके लिए सेंटर ऑफ ट्रेड था। तमरलीपिट्टी, इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड। ये समुद्र और जमीन दोनों तरीके से कनेक्टेड था, वेस्ट और फार ईस्ट के बीच। ये बनारस और तक्षशिला जाने वाली रोड से भी जुड़ा हुआ था। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, क्या क्या हम एक्सपोर्ट इंडिया बेसिकली करती है और क्या क्या इम्पोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें, हम स्पाइसेस करते हैं, वीट करते हैं, स्पाइसेस कुछ सारे गलत है,
सही कर लीजिएगा। वीट एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर करते हैं, इंडिगो करते हैं, ओपियम करते हैं, ससमी ऑयल करते हैं, कॉटन, पैरट्स, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल्स, लापिस लाजुली, ग्रेनाइट्स, टर्क्वाइज और कॉपर, ये सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया प्रोवाइड कराता था उस समय में, एक्सपोर्ट करता था। और इम्पोर्ट क्या क्या करता था? हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, कोरल, ग्लास, एम्बर एक्सेट्रा। सब जितने भी आप नाम सुन रहे हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, और कुछ कपड़ों के और कुछ एनिमल्स के, ये सब चीज़ें क्या है, इम्पोर्ट होती थी हमारे यहाँ। पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर्ल्ड इकोनॉमी 180 अप टू 1991, पूरे 2000 साल में इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में कहाँ थी, ये पूछा जा रहा है। लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड, इंडिया। कंट्रोलिंग ओवर 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ, इंडिया जो है वर्ल्ड की 1/4 वेल्थ एटलीस्ट अपने पास रखता है। द कंट्री वॉज रिफर्ड एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णदीप इन राइटिंग्स ऑफ मेनी ट्रैवलर्स। तो स्वर्ण भूमि और स्वर्णदीप भी कहा गया है कई ट्रैवलर्स ने इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके से इसको गोल्डन लैंड बोला जा सकता था। हर तरीके से नेचर इसको सपोर्ट करता था। इतनी वैरायटी ऑफ चीजें ये हम बनाते थे जो पूरे वर्ल्ड के काम आ सकती थी। नेचुरली प्रेजेंट थी बहुत सी चीजें, और स्किल्स भी थी हमारे पास बहुत समय पहले से। इसके अलावा द प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री was an age of prosperity of Indian economy made the Europeans embark great voyage of discovery। क्यों आए थे यूरोपियंस हमारे यहाँ, क्यों आए थे बाकी देश हमारे यहाँ हमला करने, कब्जा करने? क्योंकि उन्हें दिखता था कि हमारे यहाँ इतनी चीजें हैं, इतने रिसोर्सेज हैं जिससे वो पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल पा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में उसे बेच सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के बदले काफी कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, जिसका अच्छा रेट लग सकता था, बहुत अच्छा रेट। ये भी माना जाता है कि एक समय पे हमारे स्पाइसेस के रेट जो है बाय ग्राम्स जो है गोल्ड और सिल्वर के इक्वल में थे। बहुत से ऐसे स्पाइसेस थे, रेयर स्पाइसेस, जो जितने वेट के जाते थे उतने ही वेट के गोल्ड और सिल्वर हमें मिलते थे। लेकिन कमर्शियल सेक्टर इतना ग्रो होने के बाद भी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और आइडियाज थे उसके मामले में हम उनसे, वेस्टर्न यूरोप से बहुत पीछे थे। क्यों था ऐसा? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा था, इसीलिए हमें फ्रीडम नहीं थी कुछ भी करने की। एग्रीकल्चर और साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें कोई फ्रीडम नहीं थी, ना ही यहाँ पे कुछ अगर ऐसा कर रहा था। जैसे आपने HIV सीड्स के बारे में सुना होगा, कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में तो आपको मालूम ही है कि सभी कुछ बाहर देशों में क्या कहते हैं कि लाया गया है, तो खोजा गया है। लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन टू द मासेस, मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन की रीच बहुत ही कम थी। हालांकि इससे मैं एग्री इतना नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जैसा कि बुक कह रही है। तो इसीलिए इंडिया एज अ कंट्री तो प्रॉस्पेरस थी, लेकिन यहाँ के लोग, पीपल जो थे वो पुअर थे, वो गरीब थे। The British Empire began to take roots in India in mid-18th century. The East India Company used revenues generated by our provinces for purchasing raw materials. This led to stop of inflow of foreign exchange, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था, तो वो अपना हमारा सामान लेके जहाँ चाहे बेचते थे, और इसीलिए हमारे पास पर्सनली इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज आना बंद हो गया था। इस वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत एक एक्सपोर्टर की बजाय केवल एक मैन्युफैक्चरर के रूप में रह गई थी। आपने गांधी जी का चरखा वाला जो आंदोलन था उसके बारे में भी सुना होगा, वो भी इसी पे ही था कि हमारे ही देश से कॉटन ले जाके वहां कपड़े बना के हमारे ही देश में बेचे जा रहे थे। इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज, इंडिपेंडेंस पाते ही इंडिया ने अपनी इकोनॉमी की रीबिल्डिंग स्टार्ट कर दी। कैसे? सेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू। 5 ईयर प्लान होते थे, प्लानिंग कमीशन था हमारा, जिसको अब नीति आयोग कर दिया गया है, और 5 ईयर प्लान को 10 ईयर प्लान कर दिया गया है। तो ये जो 5 ईयर प्लान थे, इसमें हमेशा किसी 5 साल तक किसी
पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करके उसको एकदम से डेवलप करने की कोशिश की जाती थी। पूरी सरकार पूरे 5 साल उनकी सारी पॉलिसीज वो टॉपिक को सेंटर मान के बनाई जाती थी। जैसे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1952 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इन सबको वैल्यू दी गई कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करेंगे। जैसे कि हमारा इसरो हो गया, सॉरी, हाँ इसरो हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, एक्सेट्रा। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट रैपिड पेस। इसके बाद भी रैपिड पेस नहीं मिल रहा था हमको, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन नहीं था, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी, डिफेंस में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था। आपको मालूम है उस टाइम वॉर्स बहुत हुए हमारे पाकिस्तान के, जिसकी वजह से, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास उतना अच्छा नहीं था। इसीलिए इंडिया क्या कर रहा था, बोरोइंग्स पर रिलाई कर रहा था। और 1991 आते आते ये हालत हो गई थी हमारी कि हमारे देश का जो बाउंड्रीज क्लोज थी, इकोनॉमिक बाउंड्रीज क्लोज थी, उसे ओपन करने का समय आ चुका था। हम पे दबाव डाला जा रहा था विश्व तरफ से कि हम अपनी बाउंड्रीज ओपन करें, हमारी मार्केट ओपन हो इम्पोर्ट्स को लेकर। पहले ऐसा नहीं था, पहले लाइसेंसिंग थी बहुत ज्यादा, ग्लोबलाइजेशन से हम नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन फाइनली जो है हम एग्री हुए 1991 में, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अभी नहीं, पूरे 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में आप और डीप पहुंचते जाएंगे, इसकी समझ में आप और अंदर जाते जाएंगे। इसके बाद इंडिया इकोनॉमी क्या हो गई, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई। जैसे ही एलपीजी आया, उसके बाद से धीमे धीमे हमारी ग्रोथ तो बढ़ ही रही थी, हमारी ग्रो करने की स्पीड भी बढ़ रही थी। राइजिंग इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड यंगर पॉपुलेशन इंश्योर्ड ग्रोथ फॉर डेकेड्स टू कम इंश्योर्स। तो आगे आने वाले कई दशकों तक यंगर पॉपुलेशन के कारण और डोमेस्टिक कंजम्पशन आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। घर घर में आजकल मोबाइल है, और मोबाइल को आजकल थोड़ा भी आपको रिलायबल मोबाइल चाहिए तो 8-10 हजार से कम नहीं आता है। तो इस तरीके से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हर कोई खरीद रहा है, हर कोई सेव कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि 100 रुपए के शेयर्स लोग लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इस वजह से आगे कई डिकेड्स तक ग्रोथ इंश्योर्ड है। The high growth sectors have been identified which are likely to grow at rapid pace. कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हाई ग्रोथ है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसको पूरे वर्ल्ड में रैपिड पेस पे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत ही रिसेंट इनिशिएटिव जैसे कि मेक इन इंडिया, कि मतलब जो भी कुछ हम बना सकते हैं वो हम क्यों इम्पोर्ट करें। ठीक है, 1991 में हमें जरूरत थी तो हमने ओपन किया, आज भी हम ओपन रख रहे हैं मार्केट को। लेकिन इतना ओपन क्यों रखना, इतना डिपेंड क्यों हो जाना कि अगर बाहर का फोन हमसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है तो हम बाहर का खरीदने लगे। चाइना तो ऐसा नहीं करता है। तो इसीलिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। क्यों नहीं हम मोबाइल बना रहे थे, क्योंकि किसी को मोबाइल बनाना आता ही था, ऐसा नहीं था लोग पढ़े लिखे नहीं थे। एक 12th पास व्यक्ति को अगर आप मोबाइल असेंबल करना सिखा दो 6 महीने, तो क्या वो चलाने मोबाइल बनाने नहीं लगेगा, बिल्कुल बनाने लगेगा। तो इसीलिए स्किल इंडिया जैसी चीज है कि आप जो भी ऐसी अभी तो ये एक एग्जाम्पल है मोबाइल बनाना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं बना रहे हैं, अगर हम वो बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए स्किल प्रोवाइड कराएं। इससे क्या होगा कि जो वो स्किल लेगा व्यक्ति, उसको पता है कि मार्केट पहले से बैठा हुआ है, उसको भी एक इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होगा, जो कि आजकल नॉर्मल प्रोफेशनल और एकेडमिक कोर्सेज को करने के बाद नहीं होता है। डिजिटल इंडिया एंड रोल आउट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20, एफटीपी 2015 से 20 जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी आई, डिजिटल इंडिया की जो हमने बात करी। आप देख रहे हैं यूपीआई, आज आप कहीं पे भी जाते हैं, फट से स्कैन करते हैं, पेमेंट पहुंच जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में। तो ये जो रेवोल्यूशन है ये हमारे ही देश का बनाया हुआ है। आज भी गूगल और बड़ी कंपनीज जो है वो बाहर अमेरिका जैसे देशों को सजेस्ट कर रही है कि वो हमसे इंस्पायर हो और यूपीआई को लेके आए, क्योंकि ये जो हम लेके आए हैं ना, क्यूआर कोड स्कैन करो और कैशलेस कर दो पूरी इकोनॉमी को, ये बहुत ही ज्यादा आप अभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 2 साल से 2.5 साल से इसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं स्लो पेस पे। लेकिन हम, हमारे देश को कोरिया भी कहता है कि हम 5 साल आगे हैं, इस समय से हम 5 साल आगे जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूपीआई की वजह से। इस वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ट्रेड बैलेंस है, वो भी इम्प्रूव हुआ है।
अच्छा, मेक इन इंडिया की बहुत अच्छे से अगर बात करना चाहें डिटेल में, तो मेक इन इंडिया इन 25 सेक्टर्स में लाया गया है। ऑटोमोबाइल, कार्स और बाइक्स और बसेस, ये सब हम कई सारी पार्ट्स, बड़े पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते थे जो हम बनाने लगे हैं। एविएशन, एयरपोर्ट में प्लेन हम नहीं बना सकते, चलिए वो तो 2 ही 3 बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेल कर रही हैं बना के, लेकिन हम एविएशन के और बहुत सारे बड़े पार्ट्स बना सकते थे, वो हमने बनाना शुरू किया है। डीआरडीओ ने बनाना शुरू किया। डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो पूरी की पूरी कंप्लीटली यहीं बने। एक एक नट बोल्ट तक का यहीं का हो, इंडिया का हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। केमिकल्स हम नहीं बनाते थे, केमिकल्स अब हम बना रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इक्विवेलेंट नहीं जा सकता है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन फिर भी आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आईटी के मामले में हमारा देश बहुत ही ज्यादा पेस पे आगे बढ़ रहा है। लगातार बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, पुणे, ऐसी जगहें हैं, ऐसे शहर हैं जो पूरे के पूरे आईटी हब बन गए हैं। हम पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरी दुनिया को, और बहुत ही चीपर रेट पे प्रोवाइड करा रहे हैं। बावजूद उसके, जो व्यक्ति किसी भी गांव या किसी भी छोटे शहर से वहां पहुंचता है जॉब करने, वो छोटी से छोटे स्टार्टअप कंपनी में भी पहुंचता है तो उसका पैकेज साल का 12-15 लाख का होता है। मतलब कि हम दुनिया को तो सस्ता प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को हम सैलरी अच्छी दे रहे हैं वहां पे। हालांकि वर्क लाइफ वहाँ पे इम्प्रूव होने की जरूरत है, क्योंकि हम अपना कल्चर नहीं खो सकते। हमारा हमेशा से गोल रहा है हमारे देश का कि बिना कल्चर खोए करें हर चीज, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन बाकी सब काफी अच्छा चल रहा है। लेदर, लेदर भी कुछ वेराइटीज ऐसी थी जो यहाँ नहीं बनती थी। वैसे तो काफी हद तक कोलकाता और कानपुर में बनते हैं बहुत सी वेराइटीज, हमारे यहाँ ही बनती है, हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता है। माइनिंग को थोड़ा सा दिया गया है वैल्यू। फार्मास्यूटिकल्स, ये भी आपके जो है केमिकल की तरह, माइनिंग भी सस्टेनेबल नहीं है एनवायरमेंट के लिए। फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं, दवाओं के मामले में हम बहुत आगे बढ़ गए, स्पेशली कोविड के समय में जब हम अपनी हेल्थ सर्विसेज का एक एक एस्पेक्ट बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय हम इसको बहुत ऊपर लेके गए। जब हमने वैक्सीन पूरी दुनिया में प्रोवाइड कराई, तब भी एक ट्रस्ट बना वर्ल्ड का हमारे ऊपर। रेलवे आप देख रहे होंगे, मेट्रो, आरआरटीएस एक्सेट्रा, वंदे भारत, और अब बुलेट ट्रेन की भी मैन्युफैक्चरिंग एकदम रिसेंट में शुरू हो गई है। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने अभी 2 दिन पहले ही न्यूज में पढ़ा था। रोड्स और हाईवेज तो आप जान ही रहे हैं, अमेरिका के बाद हम सेकेंड नंबर पे आ गए वर्ल्ड में रोड्स और हाईवेज नेटवर्क के मामले में। टेक्सटाइल और गारमेंट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, अभी म्यांमार वाला आपने कंटेक्स्ट सुना होगा। ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट, जब हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो कंपोनेंट की बात करते हैं। जब हम केमिकल्स की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, तो हम बायोटेक की भी कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शंस, जैसे कि रोड्स और हाईवेज है, वैसे बाकी कंस्ट्रक्शन में भी काफी हम पहुंचे हैं। वैसा तो मुझे नहीं लगता कभी भी हम इसे इम्पोर्ट कराते थे, लेकिन हाँ, इंटीरियर डेकोर और टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड वाली अब हम बना रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग तो हमेशा से हमारा ही है, लेकिन इन 25 सेक्टर में हम स्किल एनहांसमेंट, जॉब क्रिएशन और मेक इन इंडिया को लागू कर ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिलहाल के लिए इतना ही सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 2 में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बिजनेस एज अ कॉन्सेप्ट। पहले 4 से 5 साल पहले ये सेक्शन 2 ही हमारा फर्स्ट चैप्टर होता था। सेक्शन 1 कॉपी पेस्ट है आपकी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, जो कि अब कर दी गई है 12th में। मेरे टाइम में यानी कि 2015 में ये 11th क्लास की बुक थी, और जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 12th क्लास की बुक थी। तो इस बुक में ये सब था लगभग। जो चीज़ अभी बाद में आई है, ऑफकोर्स मेक इन इंडिया वगैरह वो नहीं था, लेकिन बाकी कुछ था। तो ये वहां से लिया गया क्योंकि जरूरी है 11th क्लास में पढ़ लेना, तो ये सेक्शन 1 बना दिया गया। इसीलिए आपका ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया, ये हम 2 वीडियो में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का सेक्शन 2, और कोशिश करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगले 8 से 10 वीडियोज में कवर कर लिया जाए।